हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीका से इसमें पाथ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। पैरेलल अगर हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तब कैसा पाथ होगा और परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं तब कैसा पाथ होगा, सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण लेक्चर है सभी कंपटीशंस के लिए। तो चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि चार्ज पार्टिकल जो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाए और चार्ज पार्टिकल की स्ट्रेंथ क्यू है तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारी सिंपल होगी क्यू इंटू ई। फोर्स बराबर क्यू इंटू ई। और फिजिक्स कहती है कि फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सलेट होगा। अगर उसका मास m है तो उसका एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी क्यू ई बाई एम, क्यू ई अपॉन एम। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, कोई चार्ज पार्टिकल है, u शुरू में 0 है, एक्सेलरेशन ए एक्वायर कर लेता है टाइम टी में, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा u प्लस ए टी। तो v हमारा यहां से आ जाएगा क्यू ई टी अपॉन एम। हमने क्या किया है, v बराबर u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो गई v माइनस यू, शुरू में वेलोसिटी u थी, बाद में v हो जाती है टाइम t के बाद। तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से v हो जाएगा u प्लस ए टी। u शुरू में मान लिया 0 है, चार्ज पार्टिकल ने स्टार्टिंग जो की है वो 0 वेलोसिटी से है, रेस्ट पे था। टाइम t में कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, क्यू ई टी अपॉन एम। अगर हम इसका कर्व देखें तो इस तरीका से इसका कर्व आएगा, ये v, ये टाइम t, ये इस तरीका से लीनियर कर्व आएगा। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन होता है क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो मैं इसमें बताना चाहूंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें सुने। क्या आप सोचते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को कितना भी एक्सलेट कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है, कैसे आती है? आपने सोचा कि कितना भी टाइम बढ़ा लो हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। वजह कि जितने टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करेगा तब तक ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा दूर तक अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कोई सोर्स जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे बहुत दूर तक, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगता है वो सीमित समय के लिए लगता है। साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन के अंदर, जब साइक्लोट्रॉन हम पढ़ेंगे आगे, महत्वपूर्ण फिजिक्स उसमें डिस्कस होती है, तो ये होती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कम ही समय में जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड को पार कर जाएगा। उसे इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने में समय कम लगेगा स्ट्रेट लाइन में, तो वो पार्टिकल क्या होगा, जल्दी से निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। अब आपने क्या किया, उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू किया, ऐसे घुमाते हुए चले गए, तो ये ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रह लेगा। ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने से क्या होगा, ये टाइम टेकन बढ़ा दिया हमने, जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए। तो साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन में हम डबल गेम खेलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, अप्लाई करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करता है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक्सलेट करने की कोशिश करता है। तो दोनों का नेट इम्पैक्ट होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो उसे डिटेल डिस्कशन में आगे किसी लेक्चर में दूंगा, लेकिन छोटा सा आइडिया आपको दे रहा था इस चीज का कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि कितनी भी देर तक, कितना भी समय तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लें। इसलिए काइनेटिक एनर्जी को एक सीमित मात्रा में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकलों को डालते हैं न्यूक्लियसों पर। तो हाई एनर्जेटिक हमें पार्टिकल्स चाहिए जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई सोर्स ही नहीं जनरेट होता कि कितने भी टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए और उसमें चार्ज पार्टिकल चलता रहे। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक होती है प्रैक्टिकल बात, अगर कोई लेमैन है उसे डीप चीज़ों को नहीं सोचा तो यही सोचता रहेगा ई को कितना ही बढ़ा दो सर, टी को कितना ही बढ़ा लो, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना ही बढ़ा लो। तो ऐसा नहीं होता। ई भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो सोर्स होता है उसकी भी एक सीमित वैल्यू होती है, और टाइम टेकन है, इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसलिए काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना बहुत आसान नहीं होता। तो फिर भी यहाँ पे टी को हम बढ़ाना चाहते हैं, ई को हम बढ़ाना चाहते हैं, और मास हल्का हो तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा एक्वायर करेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, मास हल्के होने से रिलेटिविटी लगने शुरू हो जाती है, मास बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो कुछ बातें थ्योरेटिकल कुछ और लगती हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसके कुछ और होते हैं। अब होता क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें। अब क्या है कि अगर चार्ज पार्टिकल सीधा स्ट्रेट जा रहा है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही लगा दिया, तो क्या मतलब हुआ कि आपने चार्ज पार्टिकल ऐसा चल रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेट की तरफ, इधर की तरफ को भागा चला जाएगा सीधा स्ट्रेट में। अगर नेगेटिव चार्ज है और प्लेट इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चलेगा, पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव की तरफ चलेगा। तो उसी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा अगर तुमने पैरेलल अप्लाई किया है तो पाथ जो है पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चलता है तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब सवाल आता है जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे केस में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेट लगा दी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट जो करते हैं हम जनरली कैपेसिटर के थ्रू करते हैं। दो प्लेट लेते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, वो सबसे सिंपल सोर्स है, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली जनरेट करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और सपोज किया चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया वेलोसिटी v से, तो इसका पाथ इस तरीका से कहीं आएगा। तो देखें किस तरीका से इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो सपोज किया ये एक्सलेशन की जो डायरेक्शन होगी, अगर ये चार्ज पार्टिकल q है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। हम सब जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है अट्रैक्शन के कारण, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा वो भी अट्रैक्शन के कारण। तो यहाँ जो हमारे पास है, इधर जो वेलोसिटी है, इसे एक्स एक्सिस में वेलोसिटी को vx मान लें। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट लगने लगेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मुड़ने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ को खींचेगा। कायदे में तो स्ट्रेट जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे क्यों नहीं जाता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसे इधर की तरफ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों का नेट इम्पैक्ट कैसा पाथ दे देगा, पैराबोलिक पाथ दे देगा। तो देखें x इजकल टू वी टी, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम वेलोसिटी v है और टाइम t चला तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी v इंटू टी। और y की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, y निकलेगा y इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेशन किधर की तरफ होगा, y कोऑर्डिनेट में। शुरू में पार्टिकल एक्स दिशा में चल रहा था तो यू वाई को क्या ले लोगे, 0, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई दिशा, वाई डायरेक्शन के अंदर, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, क्या इज इक्वल टू हाफ, और एक्सलेशन कितना हो गया बच्चों, क्यू ई बाई एम,
और टी की वैल्यू यहां से ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। एक्स है हमारा वी इंटू टी, तो टी हो जाएगा यहां से हमारा एक्स अपॉन वी। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, वाई इजकल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर, या इसे मैं लिख सकता हूं क्यू ई अपॉन 2 इंटू, बल्कि 4 कर लो यहाँ, 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू ई अपॉन एक्स स्क्वायर भी रह गया है, क्यू ई अपॉन 4 काइनेटिक एनर्जी इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसका, y और x में कैसा कर्व होगा, ये पैराबोलिक पाथ। अगर आप y कोऑर्डिनेट की बात को देखें कि y कोऑर्डिनेट को हम कम करना चाहते हैं, तो आप इसको जीरो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x दिशा में पार्टिकल चल रहा तो ये जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई होना ही होना है, काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी होनी चाहिए, और दुनिया में कोई पार्टिकल ऐसा है नहीं जिसके पास काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी हो, तो y कोऑर्डिनेट फाइनाइट ही आएगा सदा। जब हमारी x और y में मोशन कन्फाइंड हो गई, तो x कोऑर्डिनेट इधर चला, y इधर की तरफ डिफ्लेक्शन है, तो एक्स वाई डायरेक्शन का जो पाथ है ये हमारा पैराबोलिक आ गया, तो पैराबोलिक पाथ होगा। और dy अपॉन डी एक्स इसका निकालना, तो कैसे निकलेगा, स्लोप, स्लोप ही तो होगा dy अपॉन डी एक्स, वो यहां से निकाल लोगे, क्यू ई अपॉन 4 काइनेटिक एनर्जी इंटू 2x। तो स्लोप जो होगा dy अपॉन डी एक्स वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यू ई अपॉन काइनेटिक एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल, और स्लोप होगा x के प्रोपोर्शनल। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पैराबोलिक पाथ होगा, स्लोप जो है वो x का फंक्शन होगा, स्लोप फोर्स और काइनेटिक एनर्जी दोनों पर निर्भर करेगा। क्यू ई क्या है, फोर्स है, के ई काइनेटिक एनर्जी है, तो फोर्स और काइनेटिक फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सारी सब चीजें हमें पता हो, साथ साथ पैराबोलिक पाथ पता हो। आगे के लेक्चरों में हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, हेलिक्स का पाथ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक के। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।